आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी और हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले सेट जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप दूसरे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि व्यापम हो गया या फिर दूसरी कोई परीक्षा, तब आप इस वीडियो को स्किप करिएगा, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसको ना देखें। अगर ये परीक्षाएं दे रहे हैं तो बिल्कुल आपके लायक है ये वीडियो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? काफी बार पूछा गया है अमित्रघात, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो अमित्रघात ये कहा जाता था बिंदुसार को। बिंदुसार जो कि मौर्य वंश का दूसरा शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और सम्राट अशोक का पिता था बिंदुसार। तो इसको जो है अमित्रघात कहा गया है इतिहास में। बिंबिसार की बात करें तो ये अपना क्या कहते हैं, हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। और अशोक ये तो मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से समकालीन संप्रदाय कि नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है। अच्छा, नंद वंश के विषय में है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछा गया है वर्ष 2014 में, शायद दिसंबर वाले एग्जाम में। तो आपको बताना है कि जो नंद वंश है उसके विनाश में किस समकालीन संप्रदाय की भूमिका रही। वैसे तो नंद वंश के उन्मूलन में जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके जो गुरु थे चाणक्य, इनका काफी योगदान था, लेकिन किसी संप्रदाय का भी इसमें योगदान बताया जाता है। तो इसको जो है यूजीसी नेट ने पूछा है ये क्वेश्चन। तो जैन धर्म का इसमें जो है हाथ रहा है, भूमिका रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, 1946-47 की अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ये भी। आज थोड़े से आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, गृह मंत्रालय। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो 1946-47 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें रक्षा विभाग किनके पास था, रेलवे विभाग किनके पास था, वाणिज्य विभाग किनके पास था। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन नेट में पूछा गया था, वहां से मैंने लिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, सल्तनत काल में गया जो नगर है ना, शहर है, अब ये उत्तर प्रदेश में है गया। हाँ, उत्तर प्रदेश में है ना, हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश में है गया। सॉरी बिहार में है, माफी चाहूंगा। गया कहां पर है? बिहार में है। तो गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। तो यहां पर सूर्य मंदिर है गया में, तो यहां पर किसी सुल्तान का उल्लेख हुआ है, वो भी 2 बार, सल्तनत कालीन किसी सुल्तान। देखिएगा किसका हो सकता है, तो फिरोज शाह तुगलक जो कि इसको जो है ना स्मारक वगैरह बनाने में काफी इंटरेस्टेड था, तो इसके नाम का उल्लेख जो है इस गया में स्थित सूर्य मंदिर में 2 बार देखने को मिलता है। ये भी यूजीसी नेट द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेलित करने को बोला जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में भी पूछा था कुछ अलग तरीके से। देखते हैं। रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य जी ने ना विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे। माधवाचार्य की अगर हम बात करें तो द्वैतवाद, निम्बकाचार्य की अगर हम बात करें तो द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। तो क्या कूट बन रहा है भाई? तो 2 1 3 4, ये जो है आपका कूट बन रहा है 2 1 3 4, 2 1 3 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। एक तरफ जो है ना राजवंश है, दूसरे तरफ उनका राज्य क्षेत्र। गहलोत वंश की अगर हम लोग बात करें तो जो गहलोत हैं ये शासन करते थे भाई, गहलोत मेवाड़ में, जिनको गुहिल वंशी भी बोला जाता था ना। नहीं, गुहिल शायद अलग था, हाँ लगभग एक ही थे, शायद अलग अलग थे जहां तक, ठीक है। लेकिन जो गहलोत है वो मेवाड़ में है। उस बाद राठौर कहां पर थे? तो ये मारवाड़ में रूल करते थे। कछवाहा आमेर में थे। जो राजा भगवान दास थे ना, राजा भगवान दास, उनके पिता राजा भारमल, उसके बाद राजा मानसिंह, और राजा भारमल की बेटी थी हरकाबाई जिसका अकबर के साथ विवाह हुआ था, तो वो लोग कछवाहा वंश से थे, आमेर।
भाटी ये जैसलमेर में है भाटी। तो 3-1-4-2 ये आपका जो है कूट बन रहा है, 3-1-4-2। अगले 3-1-4-2 ना कूट देख लेते हैं भाई। ये अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, पश्चिमोत्तर भारत के कबायली लोगों ने किसे मलंग बाबा कहा। जो पश्चिमोत्तर भारत है ना, वहाँ कबायली लोग रहा करते हैं और इन्हीं कबाइलों ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर में अटैक किया था, घुसपैठ किया था। और जो कबायली हैं इनके भेष में ना पाकिस्तानी सैनिक ही कश्मीर में घुस आए थे। नाम जो है जो कबायली है इनका दे दिया गया था। हालांकि उसमें कबायली भी थे लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना भी इनका वेश धर के जो है कश्मीर में घुसपैठ किया था 1947 में। जो कश्मीर विवाद है ना तो उसमें इनका जिक्र होता है। तो इन पश्चिमोत्तर भारत के इन कबायली लोगों ने भारत के किसी व्यक्ति को मलंग बाबा कहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, किसको कहा है तो देखो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, गांधीवादी व्यक्ति थे और पश्चिमोत्तर भारत में इन्होंने गांधी जी के जो भी मूवमेंट थे, आंदोलन थे, उनको संचालित किया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे और पाकिस्तान के निर्माण में इनका विशेष योगदान था। लियाकत अली ये भी मुस्लिम लीग से थे। लेकिन इनमें से किसी को भी मलंग बाबा नहीं कहा जाता था। किसको कहा जाता था मलंग बाबा तो महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को जो है मलंग बाबा कहा गया कबायली लोगों द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली मतलब जो अभिलेख हैं वो काव्य शैली में लिखा गया हो, ऐसा सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है तो जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात में मिला है ना, जूनागढ़ गुजरात, जो कि शक छत्रप रुद्रदामन द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किन अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से थे। तो देखो एक तो था भाई आपका जो हरिपुरा है ये 1938 में हरिपुरा, उसके बाद त्रिपुरी 1939 में त्रिपुरी। तो ये दोनों जो हैं सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता किया गया था। वहीं अगर हम फैजपुर की बात करें तो ये वर्ष 1937 में हुआ था, फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 1940 में हुआ था रामगढ़ में और इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आपका उत्तर बनेगा 2 और 3, 2 और 3। ये आपका उत्तर होगा ब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न गुप्त शासकों का कालक्रम बताइए। तो भाई इन गुप्त शासकों का कालक्रम आपने बताना है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, समुद्रगुप्त। ये लगभग आपका 335 से अगर हम शुरू करें और 370 तक चले, लगभग इनका शासन जो है इतना था 370। कई स्थानों पर 75 भी देखने को मिलता है, 70 या 75 ये पकड़ के चलिएगा। उस बाद रामगुप्त की बात करें तो 370 या 375 या इधर 75 से 80 ऐसे आप ले लीजिएगा। कुमारगुप्त की बात करें तो 414 से ये लगभग 55 तक जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 414। तो आपका कूट क्या बनेगा, सबसे पहले समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सबसे आखिर में कुमारगुप्त। 1 2 4 3 ये जो है आपका कूट बन रहा है, 1 2 4 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका ब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सल्तनत कालीन भारत में मदद ए मास क्या था। सल्तनत कालीन भारत में मदद ए मास, तो भाई ये जो है ना सुल्तान दान में दी गई भूमि। जब भी कोई सुल्तान किसी व्यक्ति से खुश होता, किसी धार्मिक व्यक्ति से विशेष करके, तो उसको जो है कर मुक्त भूमि प्रदान करता था, उसी को कहते थे मदद ए मास, दान में दी गई भूमि। इसको सयूरगल या सयूरगल, इसको आप करेक्ट करिएगा अगर मैं शब्द को गलत बोल रहा हूं तो सयूरगल भी कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन दिया है, किन शासकों ने अपने सिक्के जारी नहीं किए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, जो पल्लव है ना, दक्षिण में जो शासन करते थे पल्लव, जैसे कि नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन, जिन्होंने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, रथ मंदिर का निर्माण करवाया, तो इनके द्वारा सिक्के जारी नहीं किए गए, अपने खुद के सिक्के। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार होने के पश्चात किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी, जो कि काफी मतलब वृद्ध थे, बूढ़े थे। अब्बास तैयब जी और महात्मा गांधी जी के बीच का जो किस्सा है ना, ये भी बड़ा रोचक बताया जाता है। अब्बास तैयब जी पहले ना एक मतलब जो कहना चाहिए, जो पश्चिमी सभ्यता है, संस्कृति है, उस में रंगे हुए थे। मतलब ये जो है ना, पश्चिमी संस्कृति सभ्यता के समर्थक थे, और इनका जो पहनावा था, रहन सहन था, ये बिल्कुल यूरोपीय लोगों की तरह था। लेकिन जब वो गांधी जी के संपर्क में आए, गांधी जी से बड़े थे अब्बास तैयब जी, लेकिन जब गांधी जी के संपर्क में आए तो ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और सब कुछ त्याग दिया, और गांधी जी जैसा मतलब सादा जीवन, उच्च विचार, तो उस टाइप से इन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जब शुरू हुआ नमक कानून के उल्लंघन के साथ, तो गांधी जी के जो 78 सहयोगी थे, उनमें ना किसी अब्बास तैयब जी का नाम था। तो जो अब्बास तैयब जी हैं, ये बड़े खुश हुए कि मुझे भी इसमें इन्होंने शामिल किया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो भाई कोई दूसरा अब्बास तैयब जी है, क्योंकि ये बहुत बूढ़े थे, तो इनको तो पैदल यात्रा में नहीं ले जाया जा सकता था। तो ये गांधी जी के पास गए कि नहीं भाई, मेरा नाम है, मैं तो चलूंगा ही चलूंगा। लेकिन गांधी जी ने इनको समझाया कि आपका मतलब आप नहीं कर पाओगे, काफी दूर हमको चलना है। तब गांधी जी ने इनको आश्वस्त दिया कि मतलब गांधी जी ने इनको आश्वासन दिया कि मैं गिरफ्तार तो होऊंगा ही होऊंगा, गिरफ्तार होऊंगा ये पक्का है, तो मेरी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व आप करेंगे, ये गांधी जी ने बोला था। और ऐसा ही हुआ, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया है, दादा भाई नौरोजी की मृत्यु कब हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ। तो दादा भाई नौरोजी की मृत्यु की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1917 में मुंबई में इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ बंबई में। ये 30 जून 1917 को इनका जो है बंबई में निधन हुआ। जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 4 सितंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था, नवसारी में। नवसारी जो आज के समय में गुजरात में है नवसारी, लेकिन उस जमाने में बंबई में हुआ करता था। तो नवसारी में वर्ष 1925 में इनका जन्म हुआ, और 30 जून 1917 को बंबई में निधन हुआ दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन दिया है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने जो है बोला कि मतलब इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में जो वक्तव्य दिया था, जो बोला, जो लिखा, वो कुछ इस प्रकार है कि न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब ये बोलते हैं कि जो 1857 की क्रांति था वो पहला नहीं था, मतलब कि इस तरह के जो विद्रोह हैं वो पहले भी हो चुके हैं, तो ये पहला नहीं था। पहला चीज उन्होंने ये बोला। दूसरा बोला कि ये राष्ट्रीय नहीं था, ये राष्ट्रीय नहीं था। दूसरा उन्होंने बोला कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ये तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, आरसी मजूमदार। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।